सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसे आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम नियमित तौर पर आप तक पहुंचाते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, इस समय जो अप्रैल माह चल रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर माह का ये बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। हम आपको बता दें, आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 से। पेज नंबर यहाँ 376 है और इस पेज नंबर पर बाबा साहब का जो स्पीच प्रकाशित है उसका जो विषय है वो विषय बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत फिर से गुलाम न बने। ये बात बाबा साहब कहते हैं 11 जनवरी 1950 को, यानी कि 11 जनवरी 1950 का क्रांतिकारी भाषण हम आप तक लेकर उपस्थित है। क्या कुछ कहते हैं इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत इस भाषण में बाबा साहब, ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। कहते हैं कि लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ, चरित्रवान हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मुझे खरीदा नहीं जा सकता और मेरे विचारों को बेचा नहीं जा सकता। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश भारत से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की ये सार्थक पहल यहाँ पर की गई आवाज़ का BBS 3 आईडासा की तरफ से। सम्मानित साथियों, आज का विषय है हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत फिर कभी गुलाम न बने। आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 376 से 379 तक। दिनांक 11 जनवरी 1950 को अर्थात बुधवार की शाम नरे पार्क परेल में मुंबई अनुसूचित जाति फेडरेशन की एक सभा में उस समय विशाल जन उत्साह देखा गया, जब भारतीय संघ के संविधान के प्रारूपण के पीछे गतिशील शक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक पुस्तकाकार स्वर्ण मंजूषा भेंट की गई, जिसमें उस अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज की एक प्रति रखी गई थी। वह सभा अनुसूचित जाति फेडरेशन के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। उसमें 2 लाख से अधिक स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया था। अगर हम सोचें, विचार करें, 2 लाख की संख्या उस समय की डेट में, 1950 की बात, हम 11 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। 2 लाख स्त्री पुरुषों ने भाग लिया था इस कार्यक्रम में, सभा में। पार्क से लेकर मुख्य सड़क तक कंधे मिलाकर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। बहुजनों दलितों के विशाल जुलूस दोपहर बाद शुरू में ही अनेक स्थानों से पार्क में एकत्र हुए। उनके हाथों में पार्टी के नीले झंडे थे और वे ऊंचे स्वर में जय जयकार के नारे लगा रहे थे। भीड़ स्वयंसेवकों द्वारा संचालित की गई थी और विशेष अनुशासन भी रखा गया था। जब डॉक्टर अंबेडकर 5 वर्ष बाद शहर में अपने प्रथम सार्वजनिक अभिनंदन में भाग लेने के लिए मंच पर चढ़े, तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और अंबेडकर की जय घोष के नारों से वातावरण गूंज उठा। कानून मंत्री को लगभग 50 मालाओं से लाद दिया गया। बाद में उनकी पत्नी डॉक्टर सविताबाई अंबेडकर भी आ गईं। उनका भी सभा ने जोरदार उत्साहपूर्वक तालियां बजाकर स्वागत किया। फेडरेशन द्वारा उगाए गए चंदे से एक बहुत बड़ी सुसज्जित मंजूषा खरीदी गई थी। मंजूषा की कीमत चुकाने के बाद बचे 2000 रुपये भी फेडरेशन के सचिव श्री JG भटानकर द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को भेंट किए गए। सामान्य साथियों, यहाँ पर हमें बहुत समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम होते थे। यहाँ देखिए, सीधे सीधे चंदे का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि बगैर चंदे के हम कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर मिशन बढ़ा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन को बढ़ाने के लिए
सहयोग की आवश्यकता होती है। सामाजिक सहयोग जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। इसलिए जब कभी हम किसी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सामाजिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। वो चाहे आर्थिक हो या नैतिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है। लेकिन आर्थिक यहाँ पर जो सहयोग की बात बाबा साहब के द्वारा स्वयं किया जा रहा है। उपहार प्राप्त करने के बाद बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अतीत का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुझसे चूंकि हम सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी इतने नाराज हैं कि उनमें से कुछ तो खुलेआम कहते हैं कि वे किसी को भी संविधान सभा में देख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं। वास्तव में चूंकि हमारी पार्टी की सदस्य संख्या पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मुझे संविधान सभा में बंगाल से चुनाव लड़ना पड़ा। मैंने संविधान सभा में ही प्रवेश नहीं किया था, बल्कि बाद में मुझे संविधान के प्रारूपण का अद्वितीय सम्मान भी सौंपा गया था। ये सम्मान मैं अपने लिए उतना नहीं मानता जितना कि पार्टी के लिए। पार्टी का नाम आपको मालूम है कि फेडरेशन, जो बाबा साहब बार बार बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के तहत बात हो रही है। हमें अंग्रेज़ों और मुसलमानों की कठपुतली कहा गया था, लेकिन हमें अंग्रेज़ों से भी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे और हमें अपने हितों की रक्षा करने के लिए हम बाध्य थे। उन्होंने आगे कहा कि वे अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संविधान सभा में गए थे, न कि संविधान का प्रारूपण करने की महत्वाकांक्षा से। बाबा साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम जिस संविधान सभा में गए थे, चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर गए थे, वो हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे जो अस्पृश्य समाज है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका हित वहाँ पर सुरक्षित कर सकें। उनके हितों की रक्षा के लिए हम संविधान सभा में गए थे। लेकिन वहाँ तो एक बड़ी ही जिम्मेदारी सौंप दी गई, संविधान निर्माण करने की। बाबा साहब कहते हैं बहरहाल कुछ परिस्थितियों के कारण संविधान के प्रारूपण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर डाला गया और उन्हें गर्व था कि उनका नाम संविधान निर्माताओं के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि किसी को भी ऐसा अद्वितीय मौका जीवन में एक बार ही मिलता है। इसके बाद ज़्यादा वैयक्तिक तौर पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि कुछ लोग सोचते हैं कि चूंकि मैं राजधानी में हूँ, इसलिए मेरा फेडरेशन के साथ संपर्क नहीं रहा है और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। लेकिन आज की जनसभा से स्पष्ट है कि मैं पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत ज़मीन पर हूँ। कानून मंत्री ने पूरे प्रभावकारी समारोह के दौरान अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रखी। उन्होंने अपने और कांग्रेस पार्टी के बीच कटु अतीत को याद किया। याद करते हुए बाबा साहब कहते हैं किंतु बहुजनों से ये जोरदार अपील की कि वे दूसरे राजनीतिक समूहों से अपने आप को अलग न रखें, बल्कि समाज की भलाई के लिए उनका सहयोग मांगें। उन्होंने घोषणा की कि फिलहाल राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं है और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हम किसी पार्टी के साथ गठजोड़ करेंगे। स्वाधीनता पूर्व उनके उद्गारों की तुलना में तनाव के साथ बोलना अजीब लगता था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज को झकझोरा और कहा कि वे केवल अपने लिए न सोचें बल्कि संपूर्ण देश के लिए भी सोचें। आगे उन्होंने कहा कि भारत को मुस्लिमों और अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम बनाया गया, किंतु आज हम स्वतंत्र हैं और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें कि इतिहास अपने आप को न दोहराए। हालांकि हमारी वर्तमान पार्टी के साथ लंबे अरसे तक अनबन रही है, फिर भी वर्तमान पार्टी ने अर्थात कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जातियों के लिए कुछ किया है। लोकतंत्र में कोई भी अल्पसंख्यक अपने आप अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है। हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक रहेंगे, इसलिए कुछ पार्टियों का सहयोग मांगना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर चुनाव के विषय पर बोले, हम एक गरीब समाज के लोग और हमारे पास चुनाव में खर्च करने के लिए भारी रकम नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि चुनाव कोष में वृद्धि करने प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति 4 आने प्रति माह की दर से पार्टी के चुनाव कोष में अंशदान करें। बाबा साहब ने यहाँ आह्वान किया कि चूँकि हमारे पास कोई भारी रकम नहीं है, ऐसे में अगर हमें चुनाव में आगे बढ़ना है, चुनाव लड़ना है, तो जो चुनाव कोष है उसमें हर कोई 25 पैसे अर्थात 4 आने का योगदान करे तो ऐसे में आसानी होगी। हमें ये काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए ताकि हम चुनाव से पहले काफ़ी धनराशि जुटा सकें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। एएनपी सभा समाप्त होने के बाद 4 घंटे तक मध्य और उत्तरी मुंबई में बहुजनों ने अपने घर लौटते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों को जीवंत बना दिया और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में खूब नारे लगाए।
बहरहाल डॉक्टर BR अम्बेडकर के भाषण उस समय उस विषय पर कुछ अतिरिक्त पहलू सुनाई दिए जो बम्बई क्रॉनिकल में छापे गए थे। वे पहलू इस प्रकार थे। कानून मंत्री ने कहा कि संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव स्वयं उनके लिए अद्वितीय सम्मान नहीं है, बल्कि फेडरेशन को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी माना गया है। अतीत में उन्हें विषम बाधाओं से जूझना पड़ा है और बहुत सी बाधाएं तो ऐसी थीं जिन्होंने उन्हें अंग्रेज़ों और मुस्लिम लीग की कठपुतली बना दिया था। पिछले 20 वर्षों से वर्तमान पार्टी की फेडरेशन से अनबन रही है और वे इस बात के लिए पक्का इरादा रखते हैं कि फेडरेशन का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में स्थान प्राप्त न कर सके। उन्होंने कभी भी अपने जो सपने हैं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें देश का संविधान बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। अब विपक्षी लोगों ने भी ये मान लिया है कि फेडरेशन एक राजनीतिक शक्ति है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता या जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। NP डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब तक फेडरेशन ने संकीर्ण मार्ग अपनाया है, अर्थात अपने हितों को देश के हितों से ऊपर रखा है और उन्होंने माना कि इसके लिए वे भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि अब भारत स्वाधीन हो चुका है, इसलिए अपना दृष्टिकोण बदलने का समय आ चुका है और बेशक अपने हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय भलाई के लिए प्रयत्न करना है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि बाबा साहब से बड़ा यूँ कहें कि राष्ट्र प्रेमी, देश को प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि अपने हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय भलाई के लिए प्रयत्न करना है। यहाँ एक बात ध्यान देना, बाबा साहब ये नहीं कहते हैं कि अपने हितों को त्याग करते हुए राष्ट्रीय भलाई के लिए प्रयत्न करना है। स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अपने हितों की रक्षा करते हुए जो अधिकार आपको मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय भलाई के लिए हमें प्रयत्न करना है। ये बाबा साहब का स्पष्ट यहाँ पे संदेश है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं, उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश राज के दौरान फेडरेशन ने दूसरे राजनीतिक दलों से अलग रहकर स्वयं अपनी नीति का अनुसरण किया है। आखिर हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक दल के समर्थन के बिना चुनाव में कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनके संगठन को आगामी चुनाव में कुछ दूसरे दलों का समर्थन लेना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रोताओं से जोरदार अपील की कि वे चुनाव कोष में उदारतापूर्वक योगदान करें। यानी कि जो चुनाव कोष में, अभी इससे पहले भी बाबा साहब ने कहा इसी भाषण में कि आपको योगदान करना है जिससे हम मजबूत स्थिति में हो सकें आर्थिक रूप से, ताकि चुनाव लड़ा जा सके। और अंत में बाबा साहब अपना स्पीच समाप्त करते हुए कहते हैं, अपील करते हैं श्रोताओं से जो 2 लाख की संख्या में वहाँ मौजूद थे कि चुनाव जो कोष है उसमें धमदान, उसमें योगदान अवश्य करें। इसी तरह का धमदान और योगदान इस समय चल रहा है। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जिस पे काम नियमित तरीके से लगातार चल रहा है और इसका अकाउंट नंबर IFC कोड आपके सामने दिया गया है। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति जो कि अनुसांगिक संगठन है आवाज़का की, इसमें आप धमदान कर सकते हैं। अकाउंट नंबर IFC कोड स्पष्ट तौर पर आपको सामने स्क्रीन पर दिया गया है। महत्वपूर्ण सभाओं में आपका जोरदार सम्मान राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा जरूर किया जाएगा, प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपने अंत तक इस वीडियो को देखने का जो समय निकाला, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के लिए हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय महासचिव आवाज़का नई दिल्ली। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़का बिहार। आपके ही सौजन्य से, आपके ही सहयोग से, आपकी ही प्रेरणा से ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आप तक पहुंच रहा है, लगातार पहुंच रहा है। सुबह 5 बजे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसका चैनल का नाम आपको मालूम ही है, आवाज़का ऑफिशियल। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसी अनुरोध के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।